वहाँ अब क्या रखा है? वकील साहब अब रहे नहीं, बुढ़िया के पास अब क्या होगा? रंगीली, तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म नहीं आती? भुवन, इसमें शर्म की कौन सी बात है? रुपए किसे काटते हैं? लाख रुपए तो लाख जन्म में भी न कमा सकूँगा। इस साल पास भी हो गया तो कम से कम 5 साल तक रुपए की सूरत नज़र न आएगी। फिर 100-200 रुपए महीने कमाने लगूँगा। 5-6 तक पहुँचते पहुँचते उम्र के 3 भाग बीत जाएंगे। रुपए जमा करने की नौबत ही ना आएगी। दुनिया का कुछ मज़ा न उठा सकूँगा। किसी धनी की लड़की से शादी हो जाती तो चैन से कटती। मैं ज़्यादा नहीं चाहता, बस 1 लाख हो या फिर कोई ऐसी जायदाद वाली बेवा मिले जिसकी एक ही लड़की हो। रंगीली, चाहे औरत कैसी ही मिले। भुवन, धन सारे ऐबों को छुपा देगा। मुझे वह गालियाँ भी सुनाएगी तो भी चूँ न करूँ। दुधार गाय की लात किसे बुरी मालूम होती है? बाबू साहब ने प्रशंसा सूचक भाव से कहा, हमें उन लोगों के साथ सहानुभूति है और दुखी है कि ईश्वर ने उन्हें विपत्ति में डाला, लेकिन बुद्धि से काम लेकर ही कोई निश्चय करना चाहिए। हम कितने ही फटे हाल हो जाएं, फिर भी अच्छी खासी बारात हो जाएगी। वहाँ भोजन का भी ठिकाना नहीं, सिवाय इसके कि लोग हंसेंगे और कोई नतीजा न निकलेगा। रंगीली, तुम बाप पुत दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, दोनों उस गरीब लड़की के गले पर छुरी फेरना चाहते हो। भुवन, जो गरीब है उसे गरीबों के ही यहाँ संबंध करना चाहिए, अपनी हैसियत से बढ़कर। रंगीली, चुप भी रह, आया है बड़ा हैसियत लेकर। तू कहाँ से धना सेठ हो गया? कोई आदमी द्वार पर आ जाए तो एक लोटे पानी को भी तरस जाए। बड़े हैसियत वाले बने हो। यह कहकर रंगीली वहाँ से उठकर रसोई का प्रबंध देखने चली गई। भुवन मोहन मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया और बाबू साहब पूछो पर ताव देते हुए बाहर आए और मोटे राम को अंतिम निश्चय सुना दें, पर उनका कहीं पता न था। मोटे राम जी कुछ देर तक तो कहार की राह देखते रहे। जब उनके आने से में बहुत देर हुई तो उनसे बैठा न गया। सोचा, यहाँ बैठे बैठे काम न चलेगा, कुछ उद्योग करना चाहिए। भाग्य के भरोसे यहाँ अड़ी किए बैठे रहें तो भूखों मर जाएंगे। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। चुपके से लकड़ी उठाई और जिधर वह कहार गया था उसी तरफ चल दिए। बाजार थोड़ी ही दूर पर था। एक कड़ में जा पहुँचे। देखा तो बुढ़ा एक हलवाई की दुकान पर बैठा चीलम पी रहा था। उसे देखते ही आपने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से कहा, अभी कुछ तैयार नहीं है क्या महाराज? सरकार, वहाँ बैठे वीड़े हैं कि जाकर सो गया, ताड़ी पीने लगा। मैंने कहा, सरकार यह बात नहीं है, बुढ़ा आदमी है, आते ही आते तो आएगा। बड़े विचित्र जीव हैं, न जाने इनके यहाँ कैसे नौकर टिकते हैं। कहार, मुझे छोड़कर आज तक दूसरा कोई नहीं टिका और न टिकेगा। साल भर से तलब नहीं मिली, किसी को तलब नहीं देते। जहाँ किसी ने तलब मांगी तो लगते हैं डांटने, बेचारे नौकरी छोड़कर भाग जाते हैं। वे दोनों आदमी जो पंखा चल रहे थे सरकारी नौकर हैं। सरकार ने 2 अदरली दिए हैं, इसी से पड़े हुए हैं। मैं भी सोचता हूँ जैसा तेरा ताना बाना वैसी मेरी भरनी। इस साल कट गए हैं, साल 2 साल और इसी तरह कट जाएंगे। मोटे राम, तो तुम ही अकेले हो? नाम तो कई कहारों का लेते हैं। कहार, वह सब इन 2-3 महीनों के अंदर आए और छोड़ कर चले गए। यह अपना रोब जमाने से अभी एक उनका नाम जपा करते हैं। कहीं नौकरी दिलाइएगा चलूँ। मोटे राम, अजी बहुत नौकरी है, कहार तो आजकल ढूंढे नहीं मिलते। तुम तो पुराने आदमी हो, तुम्हारे लिए नौकरी की क्या कमी है? यहाँ कोई ताज़ी चीज़ मुझसे कहने लगे, खिचड़ी बनाइएगा या बाटी लगाइएगा। मैंने कह दिया, सरकार बुढ़ा आदमी है, रात को उसे मेरा भोजन बनाने में कष्ट होगा, मैं कुछ बाजार से ही खा लूँगा, इसकी आप चिंता न करें। बोले, अच्छा बात है। कहार, आपको दुकान पर मिलेगा। बोलो शाह जी, कुछ तर माल तैयार है? लड्डू तो ताज़े मालूम होते हैं, तौल दो 1 सेर भर। आ जाऊँ वहीं ऊपर ना? यह कर मोटे राम जी हलवाई की दुकान पर जा बैठे और तर माल चखने लगे। खूब छक कर खाया, 2.5-3 सेर चट कर गए।
खाते जाते थे और हलवाई की तारीफ करते जाते थे। शाह जी, तुम्हारी दुकान का जैसा नाम सुना था वैसा ही माल भी पाया। बनारस वाले ऐसे रसगुल्ले नहीं बना पाते। कलाकंद अच्छी बनाते हैं, पर तुम्हारी उनसे बुरी नहीं। माल डालने में अच्छी चीज़ नहीं बन जाती, विद्या चाहिए। कुछ और लीजिए महाराज, थोड़ी सी रबड़ी मेरी तरफ से ले लीजिए। मोटे राम, इच्छा तो नहीं है लेकिन दे दो पाव भर। हलवाई, पाव भर क्या लीजिएगा, चीज़ अच्छी है, आज सैर तो ले लीजिए। खूब इच्छापूर्ण भोजन करके पंडित जी ने थोड़ी देर तक बाजार की सैर की और 9 बजते बजते मकान पर आए। यहाँ सन्नाटा सा छाया हुआ था। एक लालटेन जल रही थी। अपने चबूतरे पर बिस्तर जमाया और सो गए। सवेरे अपने नियमानुसार कोई 8 बजे उठे तो देखा कि बाबू साहब टहल रहे। इनको जगह देखकर वह पायलागन करके बोले, महाराज आज रात कहाँ चले गए हैं? मैं बड़ी रात तक आपकी राह देखता रहा। भोजन का सब सामान भी बड़ी देर तक रखा रहा। जब आप न आए तो रखवा दिया गया। आपने कुछ भोजन किया था या नहीं? मोटे, हलवाई की दुकान में कुछ खा लिया था। भाल, अजी पूड़ी मिठाई में वह आनंद कहाँ जो बाटी और दाल में है। 10-12 आने खर्च हो गए होंगे, फिर भी पेट न भरा होगा। आप मेरे मेहमान हैं, जितने पैसे लगे हों ले लीजिएगा। मोटे, आप ही के हलवाई की दुकान पर खाया था, वह जो नुक्कड़ पर बैठता है। भाल, कितने पैसे देने पड़े? मोटे, आपके हिसाब में लिखवा दिए हैं। भाल, जितनी मिठाइयाँ ली हों मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो पीछे से बेईमानी करने लगेगा। एक ही ठग है। मोटे, कोई 2.5 सेर मिठाई थी और आधा सेर रबड़ी। बाबू साहब ने विस्फारित नेत्रों से पंडित जी को देखा, मानो कोई अचंभे की बात सुनी हो। 3 सेर तो कभी यहाँ महीने भर का टोटल भी नहीं आता, और यह महाशय एक ही बार में कोई 4 रुपए का माल उड़ा गए। अगर एक आध दिन और रह गए तो यहाँ बैठ ही जाएंगे। पेट है या शैतान की कब्र? 3 सेर, कुछ ठिकाना है? उद्विग्न दशा में दौड़े हुए अंदर गए और रंगीली से बोले, कुछ सुनती हो? यह महाशय कल 3 सेर मिठाई उड़ा गए। 3 सेर पक्की तौल। रंगीली बाई ने विस्मित होकर कहा, अजी नहीं, 3 सेर भला क्या खा जाएंगे? आदमी है या बैल? भाल, 3 सेर तो अपने मुंह से कह रहे हैं, 4 सेर से कम न होगा पक्की तौल। रंगीली, पेट से सनीचर है क्या? भाल, आज और रह गया तो 6 सेर पर हाथ फेरेगा। रंगीली, तो आज रहे ही क्यों? खत का जवाब जो देना है देकर विदा करो। अगर रहे तो साफ कर देना कि हमारे यहाँ मिठाई मुफ्त नहीं आती। खिचड़ी बनाना है तो बनावें, नहीं तो अपनी राह लें। जिन्हें ऐसे पेटुओं को खिलाने से मुक्ति मिलती है वे खिलाएं, हमें ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए। मगर पंडित विदा होने को तैयार बैठे थे, इसलिए बाबू साहब को कौशल से काम लेने की जरूरत नहीं पड़ी। पूछा, क्या तैयारी कर दी महाराज? मोटे, हाँ सरकार, अब चलूँगा। 9 बजे की गाड़ी मिलेगी ना? भाल, भला आज तो और रहिए। यह कहते कहते बाबूजी को भय हुआ कि कहीं यह महाराज सचमुच न रह जाएं, इसलिए वाक्य को यूँ पूरा किया, हाँ वहाँ भी लोग आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। मोटे, 1-2 दिन की तो कोई बात नहीं थी, और विचार भी यही था कि त्रिवेणी का स्नान करके जाऊँगा। पर बुरा न मानिए तो कहूँ, आप लोगों में ब्राह्मणों के प्रति लेश मात्र भी श्रद्धा नहीं है। हमारे जजमान हैं जो हमारा मुंह जोहते रहते हैं कि पंडित जी कोई आज्ञा दें तो उसका पालन करें। हम उनके द्वार पहुँचते हैं तो वे अपना धन्य भाग्य समझते हैं और सारा घर छोटे बड़े तक हमारी सेवा सत्कार में मग्न हो जाते हैं। जहाँ अपना आदर नहीं वहाँ एक पल भी ठहरना असहाय है। जहाँ ब्राह्मण का आदर नहीं वहाँ कल्याण नहीं हो सकता। भाल, महाराज हमने तो ऐसा अपराध नहीं किया। मोटे, अपराध नहीं हुआ? और अपराध कहते किसे हैं? अभी आप ही ने घर में जाकर कहा कि हम महाशय 3 सेर मिठाई चट कर गए, पक्की तौल। अपने अभी खाने वाले देखे कहाँ? एक बार खिलाइए तो आंखें खुल जाएंगी। ऐसे ऐसे महान पुरुष पड़े हैं जो पसेरी भर मिठाई खा जाएंगे और डकार तक न लेंगे। एक एक मिठाई खाने के लिए हमारी चिरौरी की जाती है, रुपए दिए जाते हैं। हम भिक्षुक ब्राह्मण नहीं हैं जो आपके द्वार पड़े रहेंगे। आपका नाम सुनकर आए थे, यह न जानते थे कि यहाँ मेरे भोजन के भी लाले पड़ेंगे। जाइए, भगवान आपका कल्याण करे। बाबू साहब, ऐसा झीपे के मुंह से बात न निकली। जिंदगी भर में उन्हें किसी ने ऐसी फटकार नहीं लगाई थी।
बहुत बातें बनाई, आपकी चर्चा न थी, एक दूसरे ही में हास्य की बात थी, लेकिन पंडित जी का क्रोध शांत ही नहीं हुआ। वह सब कुछ सह सकते थे, पर अपने पेट की निंदा न सह सकते थे। औरतों को रूप की निंदा जितनी अप्रिय लगती थी, उससे कहीं अधिक अप्रिय पुरुषों को अपने पेट की निंदा लगती है। बाबू साहब मानते थे तो, पर उसका लड़का भी समाया हुआ था कि यह टिक न जाए। उनकी कृपणता का पर्दा खुल गया था, अब इसमें संदेह न था। उस पर्दे को ढकना जरूरी था। अपनी कृपणता को छिपाने के लिए उन्होंने कोई बात उठा न रखी, पर होने वाली बात होकर रही। पछता रहे थे कि कहाँ से घर में इसकी बात कहने गया, और कहाँ भी तो उच्च स्वर में। यह दुष्पट भी कान लगाए सुनता रहा, किंतु अब पछताने से क्या हो सकता है। न जाने किस मनहूस की सूरत देखी थी यह विपत्ति गले पड़ी। अगर इस वक्त यहाँ से रुष्ट होकर चला गया तो वहाँ जाकर बदनाम करेगा और मेरा सारा कौशल खुल जाएगा। अब तो इसका मुंह बंद कर ही देना पड़ेगा। यह सोच विचार करते हुए वह घर में जाकर रंगीली बाई से बोली, इस दुष्ट ने हमारी तुम्हारी बातें सुन ली, रूठ कर चला जा रहा है। रंगीली, जब तुम जानते थे कि द्वार पर खड़ा है तो धीरे क्यों नहीं बोले? भाल, विपत्ति आती है तो अकेले नहीं आती। यह क्या जानता था कि वह द्वार पर कान लगाए खड़ा है? रंगीली, न जाने किसका मुंह देख था। भाल, वही दुष्ट सामने लेटा हुआ था, जानता तो उधर ताकता ही नहीं। अब तो इसे कुछ दे दिलाकर राजी करना पड़ेगा। रंगीली, ऊँट जाने भी दो। रंगीली, जाने भी दो। जब तुम्हें यह विवाह ही नहीं करना तो क्या परवाह है? जो चाहे समझे, जो चाहे कहे। भाल, यूँ जान न बचेगी। आओ 10 रुपये विदाई के बहाने दे दूँ, ईश्वर फिर इस मनहूस की सूरत न दिखाए। रंगीली ने बहुत पछताते पछताते 10 रुपये निकाले और बाबू साहब ने उन्हें ले जाकर पंडित जी के चरणों पर रख दिया। पंडित जी ने दिल में कहा, धत तेरे मक्खी चूस की, ऐसा रगड़ा कि याद करोगे। तुम समझते होगे कि 10 रुपये देकर इसे उल्लू बना लूँगा। इस फेर में न रहना, यहाँ तुम्हारी नस नस पहचानते हैं। रुपए जेब में रख लिए और आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। बाबू साहब बड़ी देर तक खड़े सोच रहे थे कि मालूम नहीं अब भी मुझे कृपण ही समझ रहा था या पर्दा ढक गया। कहीं ये रुपए भी तो पानी में नहीं गिर गए पड़े।